हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 16 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हियर द फर्स्ट न्यूज़ इज सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंटरवीन सेज पिटिशनर बिहाइंड रिफॉर्म्स इन सिलेक्शन ऑफ सीबीआई चीफ। तो कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए गए हैं और यहाँ पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और सीबीसी एक्ट को अमेंड किया गया है। और इस अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं और जो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं, उनका टेन्योर 5 साल का हो सकता है इफ़ द गवर्नमेंट डिज़ायर्स। अब यहाँ पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था रिगार्डिंग द सीबीआई। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू द सीबीआई एंड फिक्स्ड अ 2-year टेन्योर फॉर इट्स डायरेक्टर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस की बात की थी टू द सीबीआई और यहाँ पर 2 साल का टर्म है जो फिक्स किया गया था फॉर इट्स डायरेक्टर। तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, तो ये जजमेंट दिया था विनीत नारायण केस में। आगे हम चलते हैं। नाउ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑर्डर एंड इवैल्यूएट इट्स मेरिट इन द लाइट ऑफ इट्स ओन प्रीवियस जजमेंट ऑफ 1997। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पूरी तरीके से राइट है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आ सकती है, यहाँ पर जो टेन्योर है वो चेंज कर सकती है। लेकिन अभी जब विंटर सेशन आने ही वाला था तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कुछ टाइम के लिए रुक सकती थी। यहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं था ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करना। तो आइडियली द गवर्नमेंट शुड हैव टेकन बोथ प्रायर स्टेप्स, डिबेटेड द मैटर इन द पार्लियामेंट। तो इससे पहले अगर आपको टेन्योर यहाँ पर 5 साल का करना है तो ये आपके राइट्स में आप कर सकते हो यहाँ पर 10 और 5 साल का। लेकिन उससे पहले आपको एक बार पार्लियामेंट में डिस्कशन करना ज़रूरी था। आप विंटर सेशन तक रोक सकते, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाना इतना ज़रूरी नहीं था। एंड अलाउड द सुप्रीम कोर्ट टू रिविजिट द मैटर टू। इसके अलावा यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी एक बार मैटर रिविजिट करना चाहिए कि विनीत नारायण केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। द एक्सटेंडेड टेन्योर शुड बी गिवन टू देम एज अ वन टाइम अपॉइंटमेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि यहाँ पर जो 5 साल का टेन्योर है वो एक साथ नहीं मिला, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, पहले 2 साल का दिया, फिर 1 साल का दिया, फिर और बढ़ा सकती है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि 3 बार में ऐसा 5 साल का टेन्योर मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फिक्स्ड वन टाइम अपॉइंटमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक ब्लैकमेलिंग टाइप का होगा कि अगर आप अच्छा काम करोगे, हो सकता है कि अगर आप रूलिंग गवर्नमेंट के साथ काम करोगे तो आपको टेन्योर मिलेगा, नहीं तो आपको टेन्योर नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर फिक्स टेन्योर होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो एजेंसीज हैं उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। तो गिविंग द डायरेक्टर्स पीस मील एक्सटेंशन, तो इसको पीस मील एक्सटेंशन बोला गया कि आपने फ्यू मंथ्स के लिए दिया, फिर आपने 1 साल के लिए दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से आप ब्लैकमेल कर सकते हो, तो विल लीड टू ब्लैकमेलिंग देम एंड विद दिस द इंडिपेंडेंस ऑफ द एजेंसीज विल बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। तो इसकी वजह से जो एजेंसीज उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनके डायरेक्टर्स को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको आपका जो टेन्योर है वो यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। टू कीप द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट द 5-year टेन्योर मस्ट बी गिवन इन वन गो। तो प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है ये जो 5 साल का टेन्योर वो एक गो में देना चाहिए, ना कि आपने तलवार ऊपर लटका दी कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा। सो दैट swords are not left hanging on the chiefs of the CBI and ED. At least the director will have an opportunity to pursue cases longer and take them to the logical conclusion. अब यहाँ पर टेन्योर बढ़ा दिया, उसका एक बेनिफिट क्या है, तो एक बेनिफिट इसका ये हो जाएगा जो डायरेक्टर वो बेसिकली एक केस में ज़्यादा टाइम तक काम कर सकता है और उसको कंक्लूजन तक पहुंचा सकता है। अगर टेन्योर कम होता है तो बेसिकली जो केस है तो बीच केस में ही यहाँ पर कोई और डायरेक्टर बन के आ जाता है, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व ही होगी। बाकी यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि टेन्योर फिक्स टर्म का होना चाहिए, यहाँ पर 5 साल का, ऐसे नहीं कि एक्सटेंशन दिया जाएगा। थ्रू दिस ऑर्डर द गवर्नमेंट हैज़ डैंगल्ड अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ द सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स दैट इफ़ यू टू द लाइन यू माइट गेट एन एक्सटेंशन बियॉन्ड योर टेन्योर। और यहाँ पर हर कोई चाहता है कि उसको एक्सटेंशन मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 साल का टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए अगर आपको 5 साल का टेन्योर देना ही है, ऐसे आप पीस मिल एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर दिल्ली के पोल्यूशन की बात की जा रही है। तो विद द सेंटर स्टेटिंग दैट डस्ट व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री विद द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द एयर पोल्यूशन दैट इज टोक द नेशनल कैपिटल। तो यहाँ पर जो नेशनल कैपिटल में पोल्यूशन के रीजंस है, इसमें स्टबल बर्निंग आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला डस्ट सबसे बड़ा रीजन है, फिर व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट एंड द इंडस्ट्री, ये मेन रीजन है। जो स्टबल बर्निंग है वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टबल बर्निंग ऑल एफिडेविट्स इंडिकेट कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट मच। हाउएवर देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्टबल बर्निंग, लेकिन स्टबल बर्निंग होता है लेकिन वो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है दिल्ली में पोल्यूशन का। उसके अलावा यहाँ पर डस्ट व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर पोल्यूशन को लेकर। तो यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट को उसको लेकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग के लिए कुछ करते क्यों नहीं है, तो यहाँ पर कुछ रीजंस बताए गए हैं कि फार्मर्स स्टबल बर्निंग को लेकर कुछ क्यों नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और यहाँ पर जो हार्वेस्ट विंडो वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए यहाँ पर जो फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो कोई ऑल्टरनेटिव को यहाँ पर अप्लाई करें। इफ़ द गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट वो एमएसपी पे पैडी को ना लेकर कोई और क्रॉप्स को लेना शुरू कर दे तो बेसिकली जो फार्मर्स है वो किसी और क्रॉप पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इफ़ द गवर्नमेंट प्रोकट्स अदर क्रॉप्स एट एमएसपी फार्मर्स विल सो दीज इंस्टेड ऑफ वाटर गजलिंग पैडी। तो वैसे भी यहाँ पर जो फार्मर्स है वो पैडी को नहीं लगाना चाहते हैं, पैडी में इतना ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली 1 किलोग्राम पैडी के लिए 4000 लीटर ऑफ पानी की ज़रूरत पड़ती है।
द पूसा बायो डिकम्पोजर जिसकी बात की जा रही, पूसा बायो डिकम्पोजर, तो वो भी एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर फार्मर्स को। तो द पूसा बायो डिकम्पोजर टू बी स्प्रेड ऑन द फील्ड्स टू हेल्प डिकम्पोज स्टबल एंडोर्स्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स इन द कैपिटल रीजन इज नॉट एक्सेसिबल फॉर सेवरल फार्मर्स इन द पंजाब। जो सिस्टम है, जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ पर हैप्पी सीड्स जैसी टेक्नोलॉजी, वो भी फार्मर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हैप्पी सीड्स टेक्नोलॉजी पे तो यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो ट्रैक्टर्स उसके साथ यूज़ किए जाते हैं उन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो सब्सिडी 50% इज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल फार्मर्स एंड 80% टू कोऑपरेटिव सोसाइटी टू परचेज सेलेक्ट फार्म मशीनरी, बट ट्रैक्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिडी। तो यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स हैं उन पर सब्सिडी नहीं दी जाती है। और इन मशीनरी के साथ यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स ज़रूरत होते हैं वो बहुत पावरफुल ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और उस पर यहाँ पर सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जाती है। जो सुपर सीडर ऑपरेट किया जाता है उसमें लगभग A super seeder operated by a powerful tractor of around 70 HP will avoid burning according to Gurjant। तो यहाँ पर जो फार्मर उनका ये कहना है कि हमें यहाँ पर ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट अ पावरफुल ट्रैक्टर इज एक्सपेंसिव। अ सुपर सीडर विद अ स्मॉल ट्रैक्टर डज नॉट हेल्प विद हे इन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ड स्टबल। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी दी जाए, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो यहाँ पर फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल बनाए जाएँ। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने साइड से क्या कर सकती है, तो यहाँ पर जो एमएसपी है, तो गवर्नमेंट बेसिकली दूसरे क्रॉप्स पे एमएसपी देना शुरू करें, ताकि जो फार्मर्स हैं वो पैडी के अलावा किसी और क्रॉप पे शिफ्ट होना शुरू कर दें, ताकि यहाँ पर जो क्रॉप है उसका डाइवर्सिफिकेशन हो, और यहाँ पर जो वाटर टेबल डाउन जा रहा है पंजाब हरियाणा में वो भी डाउन ना हो। बाकी पेंडोरा पेपर्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, उसका मोडस ऑपरेंडी पढ़ चुके हैं। ये मैंने बताया था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है, द मल्टी एजेंसी ग्रुप। तो यहाँ पर पेंडोरा पेपर्स से जो भी यहाँ पर फाइंडिंग्स आई थी उसको प्रोब करने के लिए, तो मल्टी एजेंसी ग्रुप सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोब द पेंडोरा पेपर्स हैज सुपरवाइज डिस्पैच ऑफ नोटिस। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों के नाम थे उनको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस चला गया है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। अब मैक को कौन हेड कर रहा है तो ये भी हम देख लेते हैं। तो इनको हेड कर रहे हैं CBDT, तो इज़ हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो CBDT के चेयरमैन मैग को हेड करेंगे। बाकी मल्टी एजेंसी ग्रुप आई होप आपको समझ आ गया, उसको हेड करने वाले हैं CBDT के डायरेक्टर। इसके अलावा और भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम द CBDT, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, RBI एंड द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब यहाँ पर जो नोटिस भेजे गए हैं वो सेक्शन 131 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट भेजे गए हैं। बेसिकली इसमें अगर इनकम को छिपाने की कोशिश की जाती है तो सेक्शन 131 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में आप नोटिस भेजे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। पेंडोरा पेपर्स की किसने स्टडी की थी, तो इट वॉज इन कोलैबोरेशन, इंडियन एक्सप्रेस भी था इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड 150 अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। आगे हम चलते हैं। अब बॉर्डर लाइन क्या होता है, तो बॉर्डर लाइन प्रॉब्लमेटिक कॉन्टेंट फास्टर। तो एज मच एज 40% ऑफ द बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट दैट वॉज इग्नोर्ड बाई फेसबुक्स कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडरेटर्स वॉज प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ पर बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट वो होता है जो फेसबुक की जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स उसको वॉयलेट नहीं करता। तो फेसबुक डिफाइंस बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट एज दैट विच डज नॉट वॉयलेट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स बट इज आइडेंटिफिएबल प्रॉब्लमेटिक। वो जो कॉन्टेंट होता है भले ही वो फेसबुक की जो स्टैंडर्ड्स उनको वॉयलेट नहीं कर रहा हो, लेकिन वो कॉन्टेंट एट द सेम टाइम प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन जो फेसबुक है उस कंटेंट को लेकर कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है उनको वो वॉयलेट नहीं कर रहा होता है। और ऐसा देखा गया जो 40% बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट था उसमें न्यूडिटी थी, वॉयलेंस था, हेट था, अकॉर्डिंग टू मेमो, जो फेसबुक का इंटरनल मेमो, उससे ये बात हमें पता चली जो बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन उसके बाद भी वो फेसबुक की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको वॉयलेट नहीं कर रहा था। तो फेसबुक को बेसिकली अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि जो बॉर्डर लाइन वाली जो डेटा है वो भी उसमें फॉलो। मोर सिग्निफिकेंटली सच कॉन्टेंट जनरेटेड 10 टाइम्स द व्यू पोर्ट व्यूज़। और ऐसा जो कॉन्टेंट है वो ज़्यादा व्यूज़ भी जनरेट करता है। तो व्यू पोर्ट व्यूज़ एक फेसबुक का मैट्रिक होता है जिससे ये पता चलता है वो जो कॉन्टेंट है वो कितना ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जा रहा। तो हो सकता है फेसबुक ने प्रॉफिट के चलते जो बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट है ये फेसबुक नहीं हटाता है। अप्रैल 2019 रिपोर्ट ऑल्सो आउटलाइन दैट बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट गेट्स मोर इंटरेक्शन देन बेनाइन पोस्ट एंड टेंडेड टू गेट हायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट आई होप आपको समझ आ गया हो कि बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिपोर्ट की बात की गई है, communal conflict in India. तो another set of internal documents titled communal conflict in India however found that while hate speech content in Hindi and Bengali spiked in March 2020, तो यहाँ पर हिंदी और बंगाली का जो कंटेंट था, हेट स्पीच था, वो बढ़ गया था 2020 में, लेकिन जो फेसबुक के एक्शन रेट्स थे वो कम हो गए थे। तो फेसबुक्स एक्शन रेट्स ऑन दिस कंटेंट हैव फॉलन ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीटली सिंस मार्च। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेट कंटेंट बढ़ रहा है, लेकिन जो फेसबुक का एक्शन रेट है वो कम हो रहा है। फेसबुक की जो कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, बॉर्डर लाइन कॉन्टेंट बेसिकली उसको वॉयलेट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो न्यूडिटी और हेट वॉयलेंस ये सब फैल रहा है, और फेसबुक इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आगे हम चलते हैं। ये सारी न्यूज़ हमने पढ़ ली। यहाँ पर ई श्रम पोर्टल के बारे में तो आई होप आपको ई श्रम पोर्टल मैंने पहले बता दिया है। तो ई श्रम पोर्टल क्या होता है, द कंट्रीज फर्स्ट सेंट्रलाइज डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। तो यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स उनका डेटाबेस बनाया जा रहा है ई श्रम पोर्टल पे। तो यहाँ पर ओडिशा ने लगभग 87
जो उसके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है वो इसके ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन अगर टोटल में देखा जाए तो सिर्फ 20% ही अनऑर्गेनाइज वर्कर्स अभी तक रजिस्टर हुए हैं। ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर डेटा दिया गया अबाउट द कस्टोडियल डेथ्स, तो ओवर द लास्ट 20 ईयर्स लगभग 1888 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं कंट्री में रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 893 जो केसेस है वो रजिस्टर किए गए अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल, और जो 358 है अगेंस्ट द पर्सनल चार्जशीटेड, बट ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो केसेस कितने 893 जो कि पुलिस पर्सनल के अगेंस्ट यहाँ पर रजिस्टर किए गए, और यहाँ पर लोग कन्विक्ट कितने हुए, कितने पुलिसमैन, तो सिर्फ 26 पुलिसमैन कन्विक्ट हुए। और ये डेटा कहाँ से पता चलता है, तो एनसीआरबी के एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से ये डेटा हमें पता चलता है कि पिछले 20 सालों में यहाँ पर 1888 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, जिसमें से 893 जो केसेस रजिस्टर हुए थे अगेंस्ट द पुलिसमैन हुए थे, लेकिन सिर्फ उसमें से 26 पुलिसमैन ही कन्विक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एनसीआरबी हैज़ कैटेगराइज डेथ्स इन पुलिस कस्टडी लॉकअप अंडर 2 कैटेगरीज। पहला जो पर्सन रिमांड पे है नहीं है, और दूसरे जो पर्सन रिमांड पे हैं, तो पर्सन नॉट इन रिमांड एंड द पर्सन इन रिमांड। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स दोज हु हैव बीन अरेस्टेड। तो यहाँ पर पर्सन नॉट इन रिमांड का मतलब वो होता है जो पर्सन अरेस्ट तो हो गए लेकिन अभी तक वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हुए, एंड द सेकंड कवर्स दोज इन पुलिस और जुडिशियल रिमांड। ब्यूरो डेटा शोज दैट सिंस 2001 लगभग 1185 जो कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं वो उस केस में रिपोर्ट हुई हैं जहाँ पर पर्सन जो है वो रिमांड में नहीं है। अब यहाँ पर इतने सारे पुलिसमैन के अगेंस्ट केस होता है पर उसके बाद भी वो कन्विक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो पुलिसमैन है वो अपने कलीग्स को बेसिकली डिफेंड करते हैं। तो पुलिसमैन डू नॉट इन्वेस्टिगेट दीज केसेस प्रॉपर्ली, दे ट्राई टू डिफेंड देयर कलीग्स विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो ये पूरी तरीके से गलत है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो पुलिसमैन है बेसिकली वो अपने कलीग को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुलिस है वो कन्विक्ट नहीं हो पाती। तो व्हेन अ मैन हैज़ डाइड इन कस्टडी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड द पुलिस मस्ट इंश्योर दैट ही इज़ ड्यूली पनिश्ड। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर कस्टोडियल डेथ्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये आप इसके बारे में टॉपिक थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर ट्राइबल मीट, तो मैंने आपको बताया था कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस से सेलिब्रेट किया जाएगा, ट्राइबल डे सेलिब्रेशंस होंगे। और यहाँ पर बिरसा मुंडा जी का स्टैचू ये है, आपको दिख रहा होगा, पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा स्टैचू एट पार्लियामेंट ऑन मंडे। ट्राइबल लीडर की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो बेसिकली बिरसा मुंडा की यहाँ पर जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 15 को ही होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी इनिशिएटिव्स की बात की गई फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स, फॉर एग्जांपल राशन आपके ग्राम, तो राशन इन और विलेज स्कीम। इसके अलावा और 50 रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। जो प्रोडक्ट्स हैं ट्राइबल के, जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मार्केट किए जाएंगे ऑनलाइन। यहाँ पर जो एमएसपी यहाँ पर दी जाती है ट्राइबल्स को, तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले सिर्फ 10 हुआ करते थे, अब कुछ 90 फॉरेस्ट आइटम्स हैं जो कि एमएसपी के अंदर आते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया था भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया था, और जो रानी कमलापति है वो गोंड से बिलोंग करती थी। आगे हम चलते हैं। अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कमेमोरेट कर रहा है मुजीब बोर्शो। अब ये क्या है, बर्थ सेंटेनरी है मुजीबुर रहमान की, और 50 ईयर हो चुके हैं यहाँ पर कंट्री के लिबरेशन के। तो 1971 में जो कंट्री वो लिबरेट हुआ था बांग्लादेश, और यहाँ पर हो चुके हैं 50 साल। जो इंडिया और यहाँ पर बांग्लादेश है, तो हम December 6 को कमेमोरेट करेंगे एज मैत्री दिवस, फ्रेंडशिप डे, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था 1971। तो द टू कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू कमेमोरेट December 6 एज मैत्री दिवस द डे इन 1971 व्हेन द इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश। अब हम आगे चलते हैं। अब विद द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966-67 में, तो पैडी यहाँ पर जो पंजाब में पैडी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया जाता, तो पैडी हिस्टोरिकली नेवर द मेन क्रॉप ऑफ पंजाब, लेकिन यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते यहाँ पर पैडी को बहुत लार्ज स्केल में अडॉप्ट किया गया पंजाब में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट ये बोलता है कि लगभग 4000 लीटर ऑफ पानी की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ 1 किलोग्राम पैडी के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या है, जब पैडी कल्टिवेशन में एरिया बढ़ता है तो यहाँ पर जो वाटर टेबल है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है। लगभग 80% जो ब्लॉक्स हैं स्टेट में वो ड्राई अप हो चुके हैं, जो 4% वो ऑन द वर्ज ऑफ ड्राइंग अप है। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज का नाम दिया तो हम देख लेते हैं। तो सिटमैक्स 21 ये नेवल एक्सरसाइज है जो कि कौन कौन से कंट्रीज के बीच में हो रही है, तो सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। तो इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन द थर्ड एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड सिटमैक्स 21 विद सिंगापुर एंड थाईलैंड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। और इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो इंडिया INS कारमुक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर अरेबियन सी में होगा। तो नेवी साइड ऑन मंडे दैट इट्स इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट वॉरशिप, तो हमारी वॉरशिप INS कारमुक जो कि हमने इंडिजीनियसली बिल्ट की है वो पार्टिसिपेट करेगी। और एक्सरसाइज कहाँ पर होने वाली, तो अरेबियन सी में होगी। अब यहाँ पर टेमिंग द एजेंसी, तो वही ऑर्डिनेंस को लेकर है कि यहाँ पर जो डायरेक्टर का जो टेन्योर 5 साल का किया जा रहा है, तो उससे कैसे आप यहाँ पर एजेंसी को टेम करने की कोशिश करो, उनकी इंडिपेंडेंस को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो।
सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था, जो प्रेजेंट ईडी के डायरेक्टर है संजय मिश्रा, उनका टेन्योर नवंबर से आगे नहीं जा सकता, तो उनका टेन्योर को आप नवंबर से आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो हो सकता है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को सर्कमवेंट करने के लिए ही ये ऑर्डिनेंस लेकर आई हो। तो इट अपीयर्स दैट द ऑर्डिनेंस इज एम्ड एट सर्कमवेंटिंग द एपेक्स कोर्ट्स डायरेक्टिव बाय गिविंग द गवर्नमेंट द पावर टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द हेड्स ऑफ द टू एजेंसीज। तो अब इस ऑर्डिनेंस के चलते यहाँ पर जो गवर्नमेंट उसके पास पावर आ गई है कि बेसिकली 5 साल का टेन्योर दिया जा सकता है फ्रॉम 2 ईयर्स। तो अभी करंटली देखा जाए तो 2 साल का टेन्योर है, लेकिन 5 साल का दिया जा सकता है। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि यहाँ पर ऑर्डिनेंस लेकर आया जा सकता है कि अगर यहाँ पर दोनों हाउस या बेसिकली एक हाउस जो है वो यहाँ पर सेशन में ना हो, तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस लेकर आया जा सकता है। लेकिन ऑर्डिनेंस को आप एक पैरेलल लॉ मेकिंग प्रोसेस की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट का होता है, वो काम एग्जीक्यूटिव का नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट टू हैज़ रिपीटेडली अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दैट द प्राइमरी पावर टू फ्रेम लॉज। तो यहाँ पर जो पावर है लॉज को फ्रेम करने की वो होती है पार्लियामेंट के पास, ना कि एग्जीक्यूटिव के पास। डीसी वाधवा केस 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया था कि पावर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इज एसेंशियली अ पावर टू बी यूज टू मीट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, कि आप ऑर्डिनेंस को तभी लेकर आओ जब किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को मीट करना हो। आप ऐसा ना हो कि आपने इसको एक पैरेलल लॉ मेकिंग प्रोसेस की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन 5-7 सालों में देखा गया जो सेंटर है यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस से ज़्यादा इसको अपनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती, पार्लियामेंट से लॉ नहीं पास कराया जाता। बेसिकली क्या किया जा रहा है यहाँ पर ऑर्डिनेंस का रूट लिया जा रहा है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन द पास्ट हैव अब्यूज्ड, इससे पहले की जो भी गवर्नमेंट्स उन्होंने सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसे एजेंसीज़ को यहाँ पर अब्यूज़ किया है, बेसिकली उनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चलाने की कोशिश की है। बट द एग्रेशन विद सेंट्रल एजेंसीज हैव टारगेटेड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ऑफ द करंट डिस्पेंसेशन। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अभी के डिस्पेंसेशन में इन एजेंसीज को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एज द रूलिंग एलाई। द लिस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स अंडर द सीबीआई स्कैनर इज एज लॉन्ग एक्सटेंडिंग द टेन्योर। अब यहाँ पर जो 2 एजेंसीज के डायरेक्टर्स हैं उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में बोला था कि 2 साल का टर्म होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर रहे, तो बेसिकली विनीत नारायण केस की जो गाइडलाइंस उनको वापस से रिविजिट करने की ज़रूरत है। और हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको पूरी तरीके से इंसुलेशन मिले अगेंस्ट एक्सटर्नियस इन्फ्लुएंसेस। तो बाहर से कोई इनको इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो उसमें कोई भी बाइसेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि ये जो एजेंसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रहें, यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये एजेंसीज़ बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ पर नायका, तो आपको पता होगा नायका ये मेकअप ब्रांड है। तो फाल्गुनी नायर हैज़ डिफाइड ऑल स्टीरियोटाइप्स, बिकमिंग इंडियाज ओनली सेकंड सेल्फ मेड वुमेन बिलेनियर आफ्टर बायोकॉन्स किरण मजूमदार शॉ। तो यहाँ पर सेकंड सेल्फ मेड वुमेन बिलेनियर बन चुकी हैं किरण मजूमदार शॉ के बाद। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो नायका की थी लगभग 5,352 करोड़ की थी। दैट मेक्स द कंट्री सेकंड रिचेस्ट वुमेन आफ्टर सावित्री जिंदल। और ये सावित्री जिंदल के बाद यहाँ पर सेकंड रिचेस्ट वुमेन भी बन चुकी है, अहेड ऑफ मजूमदार शाह, लीना तिवारी ऑफ यूएसपी। तो ये सब आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए। तो फाल्गुनी नायर बेसिकली जो नायिका वो इनका ही है। तो फाल्गुनी नायर हैज़ डिफाइड ऑल स्टीरियोटाइप्स, हर स्टोरी विल होपफुली इंस्पायर मोर वुमेन टू बिकम जॉब क्रिएटर्स। तो यहाँ पर थोड़ा डेटा था आपको पता हो जाना चाहिए, बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। अब यहाँ पर जो आरबीआई है वो भी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नाइजीरिया ने अपनी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की, तो वो हम देख लेते हैं। तो लेट अक्टूबर नाइजीरिया ने लॉन्च की है अपनी नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग, तो नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम रखा है ई नायरा। इससे पहले और भी ईस्ट कैरेबियन यहाँ पर आइलैंड्स हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। इन डूइंग सो इट जॉइन द बहामास एंड द 5 आइलैंड्स इन द ईस्ट कैरेबियन एज द ओनली इकॉनमीज टू हैव इंट्रोड्यूस CBDs। ये अभी शॉर्ट लिस्ट है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अपने यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च करने वाले हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बहुत फ़ायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी इनएफिशिएंसीज है वो एड्रेस हो जाएंगी, जो रेमिटेंसेज है वो आसानी से आ सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई भी लीकेज नहीं होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। This desire to make domestic payment systems and cross border remittances cheaper। तो यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज है वो चीपर हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ फ़ायदा दिख रहा है कि अगर यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो क्या सच में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? सो हाउ कुड CBDs सॉल्व ऑल ऑफ दीज लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़? तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एंड आर CBDs द मोस्ट एलिगेंट सोल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम्स? और जो CBDs है क्या वो सच में इतने एलिगेंट सोल्यूशन हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए? इन शॉर्ट ये डिपेंड करता। फॉर एग्जाम्पल कैसे? इन थ्योरी द पोटेंशियल ऑफ CBDs आर ओनली लिमिटेड बाय द डिजाइन एंड द कैपेबिलिटीज। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंट्रल बैंक यहाँ पर CBDs को बना कैसे रही है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट बेयरिंग बना रही है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बना रही है, वो इकॉनमी टू इकॉनमी डिपेंड करेगा। बट देयर एप्रोप्रिएटनेस एंड फॉर्म ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द डोमेस्टिक बैंकिंग। Ultimately, CBDs must be seen as a means to an end. For example, a particular CBDC could, for example, be an account based भी हो सकती है, tokenized भी हो सकती है।
थ्रू द इंटरमीडियरीज हो भी सकती है, थ्रू द इंटरमीडियरीज नहीं भी हो सकती। तो मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल बैंक, हो सकता है ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो डायरेक्टली यहाँ पर सेंट्रल बैंक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे, या तो हो सकता है क्योंकि वो इंटरमीडियरीज के द्वारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कराए। इंटरेस्ट बेयरिंग हो भी सकता है, इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली कैसी होने वाली है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो सब यहाँ पर उस देश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो देश है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनी कैसी लॉन्च कर रहा है। The first order challenge therefore for any central bank considering CBDs lies in matching their domestic priorities। तो यहाँ पर कोई भी कंट्री अगर यहाँ पर अपनी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि उसकी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर कैश को सब्सटीट्यूट करना चाहता है या फिर सिर्फ एक कैश का कॉम्प्लीमेंट्री चाहता है। तो कैश के साथ साथ यहाँ पर CBDC होनी चाहिए या फिर कैश को पूरी तरीके से हटाकर सिर्फ CBDC होना चाहिए। तो एक ये देखने वाली बात है। और पहली बात यहाँ पर बात की जाती है, कुछ कंट्रीज़ बोलते हैं हम इंटरेस्ट बेयरिंग बनाएंगे, कुछ कंट्रीज़ बोलते हैं हम इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं बनाएंगे। तो इसका नुकसान क्या हो सकता है, इसका फायदा क्या हो सकता है? अगर ये इंटरेस्ट बेयरिंग होगी तो बेसिकली यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो आसानी से हो सकता है। तो एन इकोनॉमी दैट अडॉप्ट्स इंटरेस्ट बेयरिंग CBDC कुड मेक द इंटरेस्ट रेट ऑन CBDC द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो अगर CBDC को आप इंटरेस्ट बेयरिंग बना रहे हो तो मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रांसमिशन है वो बहुत आसानी से हो सकता है। तो इन सच अ केस मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वो नो लॉन्गर बी कंस्ट्रेंड बाय द डाउनवर्ड रिजिडिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली यहाँ पर फिर बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बैंक्स को पूरी तरीके से मतलब बैंक्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट बेयरिंग बना देंगे तो बैंक्स की जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो इंडियन CBDC एज एन इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट कुड पोज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इसके बाद जो बैंक का रोल है इंटरमीडियरीज का वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो बैंक्स में डिपॉजिट है वो आना बंद हो जाएंगे। तो बैंक्स में अब बैंक्स रिस्पॉन्ड करेगी जब उसके पास डिपॉजिट नहीं आएंगे तो वो अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि जो लोग हैं वो उनके पास डिपॉजिट करे बैंक के पास। तो बैंक जब अपना डिपॉजिट रेट यहाँ पर बढ़ाएगी तो बेसिकली जब कोई बैंक से लेंड करेगा तो उसका रेट भी बढ़ाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंडिंग रेट्स भी बढ़ने लगेंगे, तो उसकी वजह से जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएंगी। तो एट द सेम टाइम बैंक्स में भी पर्पसली इंसेंटिवाइज टू एंगेज इन रिस्कियर लैंडिंग। अब बैंक अपनी लैंडिंग बढ़ाने के लिए क्या करेगी, रिस्कियर लैंडिंग करेगी, जिसकी वजह से जो NPA के इशूज़ है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो CBDC लॉन्च हो वो उस देश की इकॉनमी की डोमेस्टिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इंटरेस्ट बेयरिंग होगा तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो बैंक्स का रोल है वो खत्म हो जाएगा। जो बैंक्स है वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो बैंक्स अपने रोल को रिलेवेंट रखने के लिए बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। बैंक्स अगर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो बेसिकली जो बैंक्स का लेंडिंग का इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। जब लेंडिंग का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक्स यहाँ पर रिस्कियर लेंड करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो NPS की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स के लूप बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। अब डूइंग बिजनेस विद टर्की, टर्की जो है टर्की इंटरनेशनल कार्ड खेल रहा है अपने नेशनल बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसिप तैयब अर्दोगान, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया कि उनकी पॉलिसीज़ किस टाइप की होती हैं। पहली बात तो वो प्रमोट करने की बात करें पेन टर्किज्म। अब ये पेन टर्किज्म क्या है कि जहाँ पर भी टर्की के लोग रहते हैं वो सब एक साथ आ जाओ। तो इट वॉज अनाउंस दैट द फोरम हैज़ बीन एलिवेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। तो एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। तो बेसिकली वहाँ पर वो सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो टर्किक एथनिसिटी के लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो हैज़ बीन द काउंसिल ऑफ टर्किक स्टेट्स फॉर्म्ड इन 2009, जिसमें टर्की, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान था। यहाँ पर एक तुरान की बात की गई। तो तुरान क्या होता है, तुरान रेफर्स टू सेंट्रल एशियन रीजन्स। तो बेसिकली जो तुरान है वो सेंट्रल एशियन रीजन्स को रेफर करता है जो कि नॉर्थ ऑफ ईरान में है। तो तुरान सेंट्रल एशियन रीजन्स टू द नॉर्थ ऑफ ईरान। अब ये जो OTS इन्होंने बनाई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, ये यूरोपियन यूनियन जैसी भी हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन जैसे कोई ग्रुप बन जाए, या कुछ लोग बोल रहे हैं आर्मी ऑफ तुरान जैसा कुछ हो सकता है। ऑल्दो एन EU लाइक फेडरेशन, लेकिन हम ऐसी उम्मीद करें जो OTS है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की के स्टेट्स, ये EU जैसा बन जाए या NATO लाइक मिलिट्री अलायंस बन जाए। तो ये तो काफ़ी फार फेच्ड है। अगर हम अभी की बात करें, जो टर्की है वो बेसिकली जियो पॉलिटिक्स ऑफ यूरेशिया को पूरी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। पैन टर्किज्म जो है उसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब ऐसा कैसे, जो पैन टर्किज्म की आइडियोलॉजी है कोई नई नहीं है, 19th सेंचुरी में आई थी कि यहाँ पर जो टर्किक पीपल है रशिया में, उनको यहाँ पर यूनाइट करने की ज़रूरत है। जो टर्किक पीपल कहीं से भी कहीं तक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो जिनजियांग रीजन है ईस्टर्न टर्किस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर उग्यर्स मुस्लिम्स रहते हैं, तो वहाँ पर भी टर्की एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो बेसिकली बात करें कि सारे जो टर्की लोग हैं वो एक पैन टर्किज्म की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जो टर्की के यहाँ पर प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर बात की गई बाल्कन से लेकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक कोई भी यहाँ पर टर्किक पीपल रह रहे हैं तो उनका बीच में साथ आने की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है। तो डिफाइनिंग स्लोगन ये हो गया पैन टर्किज्म का कि जहाँ पर टर्क्स हैं वहाँ पर टर्की। तो
where there are Turks there is Turkey, but the decline of Turkey and the integration of Turkic people into other states। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में बात हुई थी कि यहाँ पर पैन टर्किज्म जैसा कुछ होना चाहिए, ये वाली आइडियोलॉजी जो थी वो शुरू हो गई थी कि पैन टर्किज्म जैसा कुछ होना चाहिए। लेकिन 20th सेंचुरी में ये जो टर्की एथनिसिटी वाले लोग होते ये बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ में चले गए जहाँ पर भी इनको जाना था, और यहाँ पर जो टर्की का डिक्लाइन होने लगा, जिसकी वजह से जो पैन टर्किज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी इसको कुछ इतनी सक्सेस मिली नहीं। लेकिन उसके बाद 1991 में जब यहाँ पर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तब यहाँ पर अंकारा को वापस से, ये टर्की की कैपिटल है, अंकारा को वापस यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिखी कि कैसे हम टर्की एथनिसिटी वाले लोगों को वापस से साथ में ला सकते हैं। तो टर्की इन 2002 स्पीडेड अप द प्रोसेस। फिर 2002 में जब प्रोसेस इसको फिर से स्पीड अप करना शुरू किया, यहाँ पर काउंसिल ऑफ टर्किक स्टेट्स बना दी गई 2009 में। अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सब ने इसको ज्वाइन किया। बाद में यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है, फॉर एग्जांपल हंगरी, तुर्कमेनिस्तान ने ऑब्जर्वर स्टेट्स की तरह यहाँ पर ज्वाइन किया। ओवर द लास्ट 3 decades अ नंबर ऑफ सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, कल्चर एंड रिलीजन। तो यहाँ पर जो टर्की है वो बहुत सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स भी ले रहा है, और जिसकी वजह से जो टर्की के बॉन्ड्स और कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो टर्की का एनुअल ट्रेड देखो तो लगभग $10 बिलियन की है इस रीजन के अराउंड, और ये जो ट्रेड है आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। Turkey has also made impressive progress in building transportation corridors to Central Asia and beyond, to China, Georgia and Azerbaijan. So-called Lapis Lazuli corridor now connects Turkey to Afghanistan। तो यहाँ पर जो Lapis Lazuli corridor है उसकी वजह से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ी है, कनेक्टिविटी बढ़ी है तो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड भी बढ़ने वाला है। तो टर्की जो है, टर्की ने दुनिया को अपनी मिलिट्री पावर से भी पूरी तरीके से स्टन कर दिया। तो ऐसे कैसे स्टन कर दिया, तो यहाँ पर जो अजरबैजान और अर्मेनिया में यहाँ पर वॉर चल रहा था, तो टर्की की मिलिट्री ने इंटरवीन किया, और यहाँ पर जो वॉर है, टर्की की मिलिट्री के इंटरवेंशन के बाद यहाँ पर जो वॉर है वो अजरबैजान के तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो टर्किश के ड्रोन हैं उनकी डिमांड्स आने लगी कि टर्किश के ड्रोन ने यहाँ पर तो वॉर पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज आ गए कि हम टर्की के ड्रोन्स खरीदेंगे। द कजाकिस्तान अ मेंबर ऑफ द रशिया लेड रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक। जो कजाकिस्तान है वो रशिया की साइड है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन कर रहा है टर्की के साथ। और ये जो टर्की है ये यूएस लेड नेटो का ग्रुप है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं टर्की यूएस लेड नेटो का ग्रुप है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो कजाकिस्तान जो कि बेसिकली रशिया की साइड है, उसको भी, उसके साथ भी इंटीग्रेशन यहाँ पर टर्की की बढ़ रही है। फॉर द सेंट्रल एशियन स्टेट्स लिविंग अंडर द शेडो ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक पावर। अब ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, यहाँ पर चाइनीज़ की इकोनॉमिक पावर है, रशिया की मिलिट्री पावर है, तो बेसिकली ये जो कंट्रीज है दब से गए हैं। तो यहाँ पर इनको टर्की में एक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का एक स्टेप दिख रहा है कि हम टर्की के साथ यहाँ पर ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी, हमें ज़्यादा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी। नहीं तो यहाँ की तो सारी जियोपॉलिटिक्स रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज डिफाइन कर रहे हैं। इंडिया और टर्की के रिलेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कश्मीर के इशू को लेकर, और यहाँ पर जो टर्की है पाकिस्तान का ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब हमें इन सारी पॉलिसी से क्या पता चलता है। अब जो टर्की की पॉलिसी वो बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल टर्की नेटो मेंबर भी है, साथ ही यहाँ पर जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उसके साथ भी यहाँ पर उसका स्ट्रैटेजिक लाइजन है। बेसिकली यहाँ पर जो टर्की है उसने S-400 मिसाइल्स भी लिए हैं मॉस्को से। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं जो टर्की है वो यूएस से भी अपने रिलेशंस बना रहा है, रशिया के साथ भी रिलेशंस बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो उइघर्स मुस्लिम है उनके साथ जो भी उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है, तो यहाँ पर जो टर्की है वो उसका क्रिटिसिज्म भी करता है, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म भी करता है, लेकिन साथ में जो चाइना के साथ अपने रिलेशंस भी अच्छे बना रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो टर्की है उसको डिपेंड नहीं करता है कि उसके किसके साथ रिलेशन, उसको जहाँ पर वो फ़ायदा दिख रहा है वो फ़ायदा ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो टर्की है वो इस्लामाइजेशन, ये बात करता है कि ऑटोमन एम्पायर वाली बात होनी चाहिए, एक इस्लामिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो गोज हैंड इन हैंड विद डीप इकोनॉमिक कोलैबोरेशन विद बीजिंग, एर्दोगान्स एम्बिशियस परसूट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड लीडरशिप। तो यहाँ पर जो एर्दोगान है वो चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के वो यहाँ पर लीडर बने, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर इसराइल के साथ भी वो बात करते हैं कि इसराइल के साथ हम अपनी डिप्लोमेटिक टाइज रखेंगे। तो जो टर्की है वो दोनों साइड रह रहा है। फॉर एग्जांपल नेटो मेंबर भी बनेगा, रशिया के साथ अपनी करीबी भी रखेगा, उइघर्स मुस्लिम का जो डिटेंशन हो रहा है उसको भी क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन बीजिंग के साथ अपने जो इकोनॉमिक टाइज है उसको भी आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर वो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप की भी बात करेगा, लेकिन इसराइल के साथ अपने रिलेशंस भी नहीं तोड़ेगा। तो इस पॉलिसी से इंडिया को क्या समझ आता है, तो इंडिया को ये समझ आता है कि भले ही ये जो पाकिस्तान के लिए एंथुसियाज्म है यहाँ पर एर्दोगान का, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो इंडिया है वो टर्की के साथ बिजनेस कर सकता है। तो वन एर्दोगान्स एंडेवरिंग एंथुसियाज्म फॉर पाकिस्तान डज नॉट प्रिक्लूड टर्की फ्रॉम डूइंग बिजनेस इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक विद इंडिया। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली टर्की के साथ यहाँ पर एंगेज करें, हम टर्की के साथ बिजनेस कर सकते हैं। जो एर्दोगान के एम्बिशंस हैं have offended many countries in the Eastern Mediterranean, Middle East and the Caucasus. Many of them are eager। तो यहाँ पर सारी कंट्रीज़ यहाँ पर कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया को कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं थोड़े यहाँ पर टर्की से परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि जो टर्की के एम्बिशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मीनवाइल यहाँ पर कुछ का ये कहना है जो एर्दोगान है बेसिकली अब वो कुछ टाइम तक ही पावर में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें टर्की के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक हार्ड हेडेड अप्रोच होनी चाहिए।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि टर्की की पॉलिसीज़ कैसी हैं। टर्की की पॉलिसीज़ दोनों साइड होती हैं, वो यूएस के साइड भी रहेगा, रशिया की साइड भी रहेगा। चाइना की बुराई भी करेगा कि आप उइघुर्स मुस्लिम के साथ बुरा कर रहे हो, लेकिन उनके साथ रिलेशंस भी बनाएगा। तो ऐसे में जो टर्की है वो भले ही पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर टर्की के साथ बिजनेस करने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स टर्की हमारे साथ बिजनेस करेगा। और यहाँ पर जो यूरेशियन कंट्रीज़ हैं, जो टर्की उनके ऊपर अपनी डोमेन्स बनाना चाहता है, तो हम उनके साथ भी अपने जो स्ट्रैटेजिक टाइज है वो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे सर्वाइविंग द BCRA म्यूटेशन। तो BCRA1 एंड एन अनरिलेटेड BCRA2 आर प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द ब्रेस्ट टिश्यूज। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये एसोसिएटेड हैं विद द ब्रेस्ट टिश्यूज विच हेल्प रिपेयर डैमेज DNA और डिस्ट्रॉय सेल्स। तो बेसिकली जो भी DNA डैमेज हो जाते हैं ये उसको रिपेयर करते हैं और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर जो DNA है वो पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो सकता। तो BCRA1 और BCRA2 ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्रेस्ट टिश्यूज से एसोसिएटेड हैं, ये डैमेज DNA को रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर डैमेज DNA रिपेयर नहीं हो सकता तो पूरी तरीके से उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उनको ट्यूमर सप्रेसर या केयर टेकर जीन्स के नाम से भी जाना जाता है, BRCA1 और यहाँ पर BRCA2 को। इफ़ BRCA इटसेल्फ हैज़ अंडरगोन अ म्यूटेशन, लेकिन अगर BRCA म्यूटेशन में जाता है तो जो इसकी एबिलिटी है DNA को रिपेयर करने की वो ख़त्म हो जाती है, और जिसकी वजह से ये जो ट्यूमर रिप्रेसर का काम करता है ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाता है, और यहाँ पर जो ससेप्टेबिलिटी होती है ब्रेस्ट और अदर कैंसर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि BRCA1 और BRCA2 की क्या होता है। ये ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, ये केयर टेकर का काम करते हैं कि यहाँ पर कोई भी डैमेज DNA होता है तो ये उसको रिपेयर कर देते हैं, तो सेल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर BRCA1 और BRCA2 में यहाँ पर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो जिसकी वजह से ये जो इनकी टेंडेंसी होती है सप्रेस करने की, वो सप्रेसिंग टेंडेंसी इनकी खत्म हो जाती है, और यहाँ पर जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसने निकाली? ओपन डोर्स रिपोर्ट 2021, जिसमें ये पता चला है जो इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करने जाते हैं यूएस में तो उनके में थोड़ी कमी देखी गई, गिरावट देखी गई है। तो क्यों गिरावट देखी गई होगी? बेसिकली पैंडेमिक की वजह से देखी होगी। जो इंडियंस हैं वो कंटिन्यू टू मेक अप द सेकंड लार्जेस्ट कोहॉर्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूएस आफ्टर चाइना। तो चाइना के लगभग 14% बच्चे यूएस में पढ़ते हैं और यूएस सेकंड नंबर पे आता है। लगभग हमारे 18% बच्चे यहाँ पर यूएस में पढ़ते हैं। अब बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? तो सर्जरी टू लूज वेट, तो वजन कम करने के लिए सर्जरी कराई जाती है। तो अब एक स्टडी से ये पता चला कि बैरियाट्रिक सर्जरी की वजह से यहाँ पर जो सीवियर लीवर डिजीज़ के यहाँ पर जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है। आगे यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात की गई है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? पहले हम ये टर्म देख लेते हैं। मतलब स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, साथ में हाई इन्फ्लेशन भी है, मतलब महंगाई भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। तो इंडिया में अभी तक तो सीरियस स्टैगफ्लेशन सिचुएशन नहीं है, लेकिन हो सकती है आगे हमारी इन्फ्लेशन वरीज बढ़ जाए। क्यों? हमारी फूड प्राइसेस बढ़ चुके, हमारे फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके। लेकिन जो फूड और फ्यूल है बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ कोर इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें फूड और फ्यूल प्राइसेस इंक्लूड नहीं होते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन दैट इग्नोर्स इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। लेकिन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है बेसिकली वो फूड और फ्यूल प्राइसेस को भी इंक्लूड करता है। अब मेजर रीज़न क्या है कि हाई हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या है? क्योंकि जो हाई इन्फ्लेशन फूड और प्राइसेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो फूड और फ्यूल प्राइसेस को भी इंक्लूड करता है। तो फूड और फ्यूल प्राइसेस का अगर प्राइस बढ़ेंगे तो अपने आप यहाँ पर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा दिखेगा। अब इससे नुकसान क्या होता है कि यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे ये नुकसान होता है कि जो इंसान की ज़्यादातर आमदनी होती है वो फ्यूल खरीदने में ही चली जाती है, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो सप्रेस हो जाती है। तो वर्स्ट इफेक्टेड आर द पुअर हु स्पेंड ऑलमोस्ट 11% ऑफ देयर इनकम ऑन बाइंग फ्यूल। तो जिसकी वजह से जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो जाती है। ये हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि IPO रश क्यों है इतना ज़्यादा, और ये भी नहीं पढ़ेंगे कि मायोस्ट आइडियोलॉग को यहाँ पर अरेस्ट कर दिया गया, कौन है किशनदा। अब यहाँ पर जो बाइडन और यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है इनकी मीटिंग हो रही है। तो अब ये लोग किस बारे में बात करेंगे? तो पहले तो ये लोग ये करेंगे कि जो कम्युनिकेशन लाइन्स हमें ओपन रखना है, क्योंकि बेसिकली इन दोनों में कोई इंगेजमेंट हो ही नहीं रही। तो शी जिनपिंग और बाइडन में कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही जब से यहाँ पर बाइडन प्रेसिडेंट बने हैं। सिर्फ 1-2 बार फ़ोन पर बात हुई है, यहाँ पर फिजिकल मीटिंग तो कभी भी नहीं हुई है। तो अब पहली बार यहाँ पर फिजिकल मीटिंग होगी और जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ताइवान का क्या होने वाला है, साउथ चाइना सी का जो मिलिटराइजेशन हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, बाकी जो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस करता है यहाँ पर चाइना के उघेर मुस्लिम्स के ऊपर। इसके अलावा जो अमेरिका का कमिटमेंट है कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, जो चाइना अपनी स्टेट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दे रहा है साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पर सारी बात की जाएगी। तो बेसिकली इन दोनों कंट्रीज़ में जो कंसेंसस है वो सिर्फ इस एक ही बात पर है, ग्लोबल वार्मिंग। बाकी किसी भी बात पर इन दोनों कंट्रीज़ में कंसेंसस है ही नहीं। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ ने, कुछ कंट्रीज़ ने बात की है कि वेवर दे देना चाहिए कोविड-19 वैक्सीन्स। तो इनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वेवर होना चाहिए ताकि यहाँ पर हर कंट्री तक वैक्सीन्स पहुँच सकें। तो इंडिया इज इन टॉक्स विद द यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्विट्जरलैंड ओवर इट्स प्रपोजल फॉर अ टेम्पररी वेवर दे देना चाहिए IPR राइट्स जो भी हैं कोविड-19 वैक्सीन में, तो ताकि हमारे जैसे कंट्रीज़ में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और उसके बाद यहाँ पर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन्स पहुँचा सकें। तो दीज नेशंस हैव
अपोज द प्रपोजल। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, ये यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन्होंने इस प्रपोजल को अपोज किया है। इनका ये कहना है कि ट्रिप्स में अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट वो कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो कंपलसरी लाइसेंसिंग देकर यहाँ पर वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर ले, इनका ये कहना है। तो बेसिकली ये लोग इंडिया के इस प्रपोजल में साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने सबमिट किया था एक जॉइंट प्रपोजल कि यहाँ पर टेम्पररी वेवर होना चाहिए ट्रिप्स के कुछ सर्टेन पैक्ट्स में, ताकि जो कोविड वैक्सीन है वो डेवलपिंग और लो इनकम नेशंस को भी मिल सकें। लेकिन ये जो कंट्रीज इनका ये कहना नहीं, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी, आप कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वेवर नहीं देने वाले हैं। अब यहाँ पर रेट्रो टैक्स रिफंड की क्या बात हम देख लेते हैं। तो आपको ये पता होगा कि इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था, जिसके बाद इंडिया बेसिकली 2 केसेस में हार गया, केन में भी हार गया था, वोडाफोन में भी हार गया था। लेकिन अब ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला प्रोविजन है इंडिया ने खत्म कर दिया था। तो केन ने बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया है कि ये जो भी लिटिगेशन है, ये केन है वो पूरी तरीके से सारे लिटिगेशन वापस ले रहा है। लेकिन इसने जो भी टैक्स यहाँ पर सबमिट किया तो वो टैक्सेस को वापस मिल रहा है। तो केन इज सेट टू रिसीव अ रिफंड फॉर टैक्सेस कलेक्टेड ओवर एन इंटरनल रीअरेंजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर बेसिकली इसको 24,500 करोड़ रुपए इनकम टैक्स एक्ट को देने थे, गवर्नमेंट को देने थे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट को यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था। और इनकम टैक्स को अमेंड करके यहाँ पर गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी यहाँ पर टैक्स ले सकती है। तो अलाउंग द गवर्नमेंट टू टैक्स द ट्रांजैक्शन रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जो पहले हो चुकी है। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया था पहले के टाइम से किया गया था। तो जिसकी वजह से यहाँ पर केन एनर्जी को 24,500 करोड़ देने थे। तो केन सोल्ड मेजॉरिटी। उसके बाद केन ने अपने यहाँ पर इंडिया के सारे शेयर्स वेदांता रिसोर्सेज को बेच दिए थे। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने यहाँ पर जो 10% सेलिंग है उसको बार कर दिया था, ये कहते हुए कि आपको अभी टैक्स देना है। फिर केन ने यहाँ पर पूरा केस वेस किया, केन केस जीत गया और केन को यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को लगभग केन को $1.2 बिलियन रुपए देने थे। और ये जो जजमेंट आई थी ये आई थी फ्रॉम द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हेग एंड स्टॉट टू हैव अ सीजर। उसके बाद केन क्या करने लगा, केन इंडियन गवर्नमेंट के जो एसेट्स है उसको सीज करना केन ने शुरू कर दिया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने टैक्सेशन लॉस को अमेंड किया और जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाली बात थी वो पूरी तरीके से हटा दी। तो अब यहाँ पर जो केन एनर्जी उसको रिफंड दिया जाएगा। तो केन रिफंड वो अपने जो भी उनके शेयर होल्डर्स उस तक पहुंचे, उसके लिए केन क्या करा है, केन शेयर रीपर्चेस करा है। शेयर रीपर्चेस का मतलब क्या है, जो कंपनी है वो अपने शेयर्स खुद ही वापस ले लेती है ताकि जो अर्निंग्स है वो शेयर होल्डर्स तक पहुंच सके। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई हो कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का लॉ लेकर आई थी कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स कर सकती है। तो यहाँ पर केन एनर्जी को भी रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स किया गया था और यहाँ पर जो केन एनर्जी उसको लगभग 24,500 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को देने थे। फिर इस केस को लेकर जो केन है वो इंटरनेशनल कोर्ट में गई। इंटरनेशनल कोर्ट ने केन के पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया और यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी तो इंडियन गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पर केन को $1.2 बिलियन एज एन कॉम्पनसेशन देना था। फिर केन ने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर कॉम्पनसेशन के बाद यहाँ पर केन ने इंडियन गवर्नमेंट के एसेट्स को सीज करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक और अमेंडमेंट लेकर आई और ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाली बात थी पूरी तरीके से खत्म कर दी। तो यहाँ पर जो केन है उसको ये सारे पैसे वापस मिल रहे हैं जो भी उसने अभी तक टैक्स दिया था इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के चलते। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।